Hello friends, this is Himanshu Ranjan. Today I came up with one more MCQ series for all of you. Today I am going to discuss chapter Employee State Insurance Act 1948 का MCQ सीरीज। ठीक है, जैसे आप लोग को पता है कि मेरे YouTube चैनल पे बोनस एक्ट और फिर ग्रेच्युटी एक्ट, पीएफ एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट का ऑलरेडी एमसीक्यू क्वेश्चंस अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखे तो जाकर के देख लीजिए। पीएसयू जितना भी आप एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप नेट जीआरएफ का वगैरह एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सब चैप्टर। क्वेश्चंस भर भर के आता है, तो आप प्लीज वीडियो पे बने रहिएगा। अगर आप अर्लियर वीडियो जो भी मैं आपको बताया कि इतना वीडियो अपलोडेड है, अगर आप नहीं देखे तो जाकर के एक बार मेरे प्लेलिस्ट विजिट करिए। आप वहां से आपको जितना भी वीडियोस अपलोडेड है आपको वहां मिल जाएगा। जो भी आपको काम का लगेगा आप वहां से आप जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 को 50 एमसीक्यू आज हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 1 में। इसका एक पार्ट और मैं बनाऊंगा, उसमें 10 एमसीक्यू रहेगा, बट आज जो पार्ट है पार्ट 1 है, इसमें 50 एमसीक्यू हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए एक चीज बता देता हूं, अगर आपको पीडीएफ चाहिए जो भी डिस्कस करने वाले हैं हम लोग, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जाइएगा, हिमांशु रंजन क्लासेस सर्च करिएगा, वहां से आपको मेरे क्लास से रिलेटेड जितना भी पीडीएफ है वहां से आपको अवेलेबल हो जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू माय क्लासेस तो आप मेरे को ज्वाइन भी कर सकते हैं इन फेसबुक ऑल्सो एंड इन माई इंस्टाग्राम ऑल्सो। लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लासेस। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। यस आई एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस एक्ट का एमसीक्यू क्वेश्चंस आज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, बीच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 1 है, बीच ऑफ द फॉलोइंग लेबर लेजिस्लेशन इज इंप्लीमेंटेड ओनली बाय द सेंट्रल इंप्लीमेंटेशन मशीनरी। ठीक है, लेबर लेजिस्लेशन इंप्लीमेंट कौन किया है? बाय द सेंट्रल इंप्लीमेंटेशन मशीनरी, इसको बोला जाता है, किया था इसके अंदर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। मैं आपको एमसीक्यू के साथ साथ इसका एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। ये तो सिर्फ इसके अंदर है इसलिए इसका कोई एक्सप्लेनेशन का दरकार नहीं है। क्वेश्चन था कि बीच ऑफ द फॉलोइंग लेबर लेजिस्लेशन इज इंप्लीमेंटेड ओनली बाय द सेंट्रल इंप्लीमेंटेशन मशीनरी, तो ये था एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 12 ऑफ द एक्ट इज एप्लीकेबल टू नॉन सीजनल फैक्ट्री एम्प्लॉइंग 10 और मोर पर्सन। नॉन सीजनल फैक्ट्री उसमें 10 और मोर पर्सन अगर एम्प्लॉय होता है तो अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 12 द एक्ट इज एप्लीकेबल नॉन सीजनल फैक्ट्री एम्प्लॉइंग 10 और मोर पर्सन। ठीक है, 10 और मोर पर्सन। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नॉन सीजनल फैक्ट्री में 10 और मोर पर्सन एम्प्लॉय होता है तो उसे नॉन सीजनल फैक्ट्री बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन ईयर। ईडीएलआई स्कीम इंट्रोड्यूस किया गया था 1976 में। ठीक है, 1976 में ईडीएलआई को इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, तो जान लेते हैं कि एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम होता क्या है। ईडीएलआई होता है कि कोई भी एक एम्प्लॉय काम करता है किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहां का जो एम्प्लॉयर होता है वो एम्प्लॉय के बिहाफ में इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम पे करता है 0.5% ऑफ द सैलरी एंड वेजेस। ठीक है फ्रेंड्स, सपोज दैट कोई अगर एम्प्लॉय अगर डेथ हो जाता है सर्विस पीरियड जो कर रहा था, काम कर रहा था किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उस एम्प्लॉय को 6 लाख रुपीस एट द टाइम ऑफ डेथ मिलता है। ठीक है, अगर उसका अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाता है तब। ठीक है, नॉर्मली जो प्रीमियम पे करता है एम्प्लॉयर वो 0.5% ऑफ द सैलरी एंड वेजेस प्रीमियम पे करता है एम्प्लॉयर टू द इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ईडीएलआई जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो 1976 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन ईयर। द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन ईयर 1972। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी 1972। ठीक है, तो पहले ये जान लेते हैं कि ग्रेच्युटी एक्ट होता क्या है। ग्रेच्युटी एक्ट होता है कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट या डेथ या सुपर एनुएशन के समय आपको ग्रेच्युटी मिलता है। ठीक है, एक तरह से आप किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप सर्विस दी हैं तो उसके बदले आपको कुछ न कुछ तो मुआवजा बोलिए, चाहे आपका रिटायरमेंट आप होते हैं तो आपका एक तरह से रिवार्ड बोलिए। मुआवजा क्या है, इसको एक तरह से रिवार्ड बोल सकते हैं कि अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ कीमती समय अगर आप दिए तो उसके बिहाफ में वहाँ का एम्प्लॉयर आपको कुछ तो उसके बिहाफ में आपको रिवार्ड करेगा। तो
ग्रेचुटी तभी आपको मिलता है जब आप किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में 5 या 5 साल से ज्यादा काम करते हैं ना, 5 साल मिनिमम 5 ईयर्स या 5 साल से ज्यादा काम करते हैं तो आपको ग्रेचुटी के लिए आप इलिजिबल होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी जो मैक्सिमम ग्रेचुटी का अमाउंट है वो 20 लाख रुपीज है। ठीक है, मैक्सिमम आपको 20 लाख रुपीज तक की ग्रेचुटी आप अपने एम्प्लॉयर से मांग सकते हैं। ठीक है, आप अपने एम्प्लॉयर से मैक्सिमम 20 लाख रुपीज तक की मांग सकते हैं, बट अगर एम्प्लॉयर जितना चाहे उतना आपको ग्रेचुटी दे सकता है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि जो ग्रेचुटी होता है वो 15/15 मतलब 15 जो होता है बाई 26, जो 15 होता है वो हर एक साल का 15-15 दिन का आपका जितना भी सैलरी बनता है उतना आपको ग्रेचुटी अमाउंट मिलता है। ठीक है, हर एक साल का 15-15 दिन का जो भी आपका सैलरी बनता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ग्रेचुटी एक्ट जो वहाँ का जो मंथली जो काउंट होता है मंथ, वो 26 डेज को 1 मंथ काउंट किया जाता है ग्रेचुटी एक्ट के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए मैं समरी आपको बताता चल रहा हूँ एक्ट का जो भी रिलेटेड था। ठीक है, क्वेश्चन था कि द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन ईयर 1972। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन ईयर 1961। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है ना, वो इंट्रोड्यूस किया गया था 1961 में। ठीक है, और भी मैं बता दूं क्वेश्चन अगर ये भी आ सकता है कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट अमेंडमेंट एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट का पास किया गया था। मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया था 2017 में। ठीक है, 2017 में मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट को पास किया गया था। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में क्या लिखा हुआ है? ठीक है, तो उसमें ये लिखा हुआ है कि कोई भी अगर एक वुमेन एम्प्लॉयर है, वुमेन एम्प्लॉयर नहीं वुमेन एम्प्लॉई है, ठीक है, कोई भी एक वुमेन एम्प्लॉई है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक वुमेन एम्प्लॉई काम करती है, तो उसको जब उनका प्रेगनेंसी पीरियड रहता है ना, तो उस पीरियड में उनको कुछ दिन का छूट मिलता है। मतलब उस पीरियड के बीच में अगर वो ऑफिस नहीं भी जाते हैं फिर भी जितना पेमेंट उनको मिलता था उतना पेमेंट उनको मिलेगा। ठीक है, तो कितना दिन है वो पीरियड? वो है 26 मंथ, 26 मंथ नहीं 26 वीक्स। ओके, 26 वीक एक वुमेन एम्प्लॉय को 26 वीक छुट्टी मिलता है। ठीक है, 26 वीक्स हॉलीडे मिलता है विथ बेजेस, जितना बेजेस उनको मिलता था उतना बेजेस या सैलरी उनको मिलेगा। ठीक है, 26 वीक्स। तो ये जो 26 वीक्स जो छुट्टी मिलेगा कोई भी एक वुमेन को, ठीक है, तो उसमें जो 8 वीक्स रहेगा ना, 8 वीक्स बिफोर द एक्सपेक्टेड डिलीवरी पीरियड। ठीक है, जिसमें लगता है कि एक्सपेक्टेड डिलीवरी पीरियड स्टार्ट होने वाला है, मतलब स्टार्ट किया मतलब जिससे लगता है कि एक्सपेक्टेड डिलीवरी का पीरियड इसमें हो सकता है, तो उसके पहले का 8 वीक, ठीक है, उसके पहले का 8 वीक और फिर जो भी रिमेनिंग पीरियड है उसके बाद का जो भी रिमेनिंग पीरियड। ठीक है, तो 26 वीक्स मिलेगा एक वुमेन एम्प्लॉय को, 26 वीक फॉर 2 चिल्ड्रेन ओनली। ठीक है, फॉर 2 चिल्ड्रेन ओनली, 2 बच्चे तक आपको 26 वीक का छुट्टी मिलेगा विथ बेजेस। और अगर आपका 2 से ज्यादा बच्चा अगर आप करना चाहते हैं तो फिर आपका जो छुट्टी मिलेगा वो 12 वीक ही मिलेगा। 12 वीक बिफोर प्रेगनेंसी एक्सपेक्टेड एट 6 वीक एंड आफ्टर प्रेगनेंसी वीक 6 वीक। ओके, तो और भी मैं बता दूं, कोई भी ऐसा वुमेन है जो कि अडॉप्ट करती है कोई भी एक चाइल्ड को, बट जो अडॉप्ट करेगी चाइल्ड को वो उसका जो उम्र होना चाहिए वो बच्चा का वो लेस देन 3 मंथ्स होना चाहिए, लेस देन 3 मंथ्स, तो भी उसको 12 मंथ्स का 12 मंथ नहीं सॉरी 12 वीक्स का 12 वीक्स का उसमें भी उनको लीव विथ बेजेस मिल जाएगा। ठीक है, तो 6 वीक उन लोग तो उसका तो था कि मोर देन 2 चिल्ड्रेन जिनका है तो उनको तो 12 वीक मिलेगा बिफोर 6 वीक एंड आफ्टर 6 वीक्स, बिफोर 6 वीक्स एंड आफ्टर 6 वीक्स, बिफोर एंड आफ्टर मैं बोल रहा हूँ जो एक्सपेक्टेड डिलीवरी पीरियड रहता है उसका पहले 6 और उसके बाद 6 वीक्स। ठीक है फ्रेंड, तो ये हो गया मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन ईयर 1961। मैं इससे रिलेटेड जितना भी बनता है एक्ट से रिलेटेड मैं समरी टोटल बताता चल रहा हूँ, जिससे किया होगा कि अगर आप पढ़े हुए हैं पहले तो आप एमसीक्यू के साथ साथ आप इससे रिलेटेड इस एक्ट से रिलेटेड टोटल प्रोविजन जान लें, जिससे क्या हो सकता है एमसीक्यू तो कुछ भी बन सकता है ना। अगर आपसे यही पूछ देता है कि बताइए कि वुमेन एम्प्लॉय है तो उनको कितना दिन का छुट्टी मिलेगा लिव विथ वेजेस इन मैटरनिटी पीरियड, तो 26 वीक अगर बोलेगा कि 2 से ज्यादा बच्चा है तो फिर भी वो उनका 3rd बच्चा अगर होने वाला है तो कितना उनका मिलेगा मतलब लिव विथ वेजेस, तो 12 वीक्स। तो ऐसा कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, आप इजिली टिक कर सकते हैं अगर आप अच्छा से मेरा जो भी मैं एमसीक्यू करा रहा हूँ प्लीज अच्छा से करिएगा। ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे क्वेश्चंस अपलोडेड है, बोनस का, ग्रेचुटी एक्ट का, पीएफ का, जीएसआई रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फिर बेजेस एक्ट, मिनिमम बेजेस एक्ट, सभी का सेपरेट
एमसीक्यू का क्वेश्चंस अपलोडेड है, सेपरेट सेपरेट चैप्टर वाइज भी अपलोडेड है, और एक मिक्स भी होता है ना, मिक्स भी अपलोडेड है। तो अगर आप नहीं देखे तो प्लीज़ एक बार जाकर के विजिट करिए मेरे प्लेलिस्ट, वहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और भी बता दूँ, अगर आपको पीडीएफ चाहिए, जो पीडीएफ यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसको अगर आपको चाहिए कि आपको डाउनलोड करना है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। हिमांशु रंजन क्लासेस नाम है मेरा टेलीग्राम चैनल का, हिमांशु रंजन क्लासेस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिएगा। वहाँ से आपको जितना भी पीडीएफ है रिलेटेड टू माई क्लासेस आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू एनी ऑफ द क्लासेस तो आप मेरे को ज्वाइन भी कर सकते हैं, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यूट्यूब चैनल पे हर एक वीडियो में दिया रहता है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, मेरा फेसबुक फ्रेंड बन सकते हैं, नहीं तो फिर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 था कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन ईयर 1961। अगर यही क्वेश्चन पूछ दिया कि मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट का पास किया गया, तो मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया था 2017 में, ठीक है। अब ये हो गया। अब आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट इज कवर्ड अंडर सोशल सिक्योरिटी स्कीम। सोशल सिक्योरिटी स्कीम के अंदर कौन कौन कवर किया जाता है, क्या क्या कवर किया जाता है? तो सोशल सिक्योरिटी स्कीम के अंदर मेडिकल फैसिलिटी भी कवर किया जाता है, रिटायरमेंट बेनिफिट भी कवर किया जाता है, कंपनसेशन फैसिलिटी भी कवर किया जाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है मेकिंग पीस विद एम्प्लॉय बाय फुलफिलिंग ऑल देयर नीड्स विदाउट एनी रेसिस्टेंस इज द एसेंस ऑफ। इसको बोला जाता है अपीसमेंट थ्योरी, इसको बोला जाता है अपीसमेंट थ्योरी, ठीक है। मेकिंग पीस विथ एम्प्लॉय, मेकिंग पीस विथ एम्प्लॉय मतलब शांति बनाए रखना है एम्प्लॉय के बीच में, बाय फुलफिलिंग ऑल देयर नीड्स। मेकिंग पीस विथ एम्प्लॉय मतलब एम्प्लॉय के बीच में शांति बनाए रखना है, जब तभी शांति बना रहेगा एम्प्लॉय के बीच में जब उनका जितना भी नीड्स है, जितना भी उनका नीड्स है सब फुलफिल करे विदाउट एनी रेसिस्टेंस, मतलब बिना रुकावट के उनका जो भी जरूरत का चीज होता है वो एम्प्लॉयर अगर पूर्ति कर देता है तो फिर वो शांति से रहेंगे, ठीक है। तो उसी को बोला जाता है अपीसमेंट थ्योरी, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन है अपीसमेंट थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है द एज ऑफ डिपेंडेंट फॉर ऑब्टेनिंग डिपेंडेंट बेनिफिट अंडर ESI एक्ट एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट हैज नाउ बीन इनहेंस्ड फ्रॉम 18 ईयर्स टू 25 ईयर्स। 18 ईयर्स टू 25 ईयर्स, इसका ऑप्शन होगा 25 ईयर्स, ठीक है। 25 ईयर्स, ठीक है। जैसे कि बोलता है कि जो द एज ऑफ डिपेंडेंट फॉर ऑब्टेनिंग डिपेंडेंट बेनिफिट, जो भी डिपेंडेंट बेनिफिट है ना, सपोज दैट कोई भी एक बच्चा है, जिसे आप जानते हैं कि अभी का सिचुएशन ऐसा हो गया है नाउअडेज कि कोई भी अगर एक यंग बच्चा होता है किसी भी आप फैमिली में देख लीजिएगा तो नॉर्मली 25 ईयर्स तक बहुत सारे ऐसा होते हैं चिल्ड्रन होते हैं, तो वो 25 ईयर्स तक कुछ कर नहीं पाते हैं, तो वो अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो इसलिए जो ESI एक्ट में जो पहले डिपेंडेंट जो भी चाइल्ड थे उनका 18 ईयर्स तक रखा गया था कि 18 ईयर्स तक का है कोई भी बच्चा आपका तो वो डिपेंडेंट है। तो बट इसको बढ़ा करके 25 साल तक किया गया, मतलब एक किया गया कि अगर आप 25 साल तक आपका कोई भी बच्चा है तो वो आपके ऊपर डिपेंडेंट रह सकता है, ठीक है। तो इसी को 18 से बढ़ा करके 25 किया गया और ESI एक्ट एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के अंदर आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है employee who are getting a daily average wages are exempted from contributing employee share of ESI contribution। employee who are getting daily average wages up to, इसका आंसर 176 होगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसका आंसर 176 होगा, इसमें अमेंडमेंट आया है, मैं इसको रेक्टिफाई कर देता हूं। क्वेश्चन है एम्प्लॉय हु आर गेटिंग a daily average wages up to 176 are exempted from contributing ESI contribution। 176 होगा, ठीक है। इसको इस अमाउंट को इनहेंस किया गया, अब 176 रुपीज कर दिया गया, ठीक है। वन 176 है, इसका आंसर होगा एम्प्लॉय हु आर गेटिंग ए डेली एवरेज वेज up to 176 are exempted from contributing employee share of ESI contribution। मतलब ये हुआ ना कि कोई भी एम्प्लॉय का सैलरी अगर डेली जब उनका जो डेली एवरेज वेजेस है वो अगर 176 रुपये से कम उनका अगर सैलरी है तो फिर उनको जो ESI कंट्रीब्यूशन में जो जमा करना पड़ता है ना पैसा 0.75% ऑफ द एम्प्लॉय को जमा करना पड़ता है 0.75%, तो एम्प्लॉय को देने को जरूरत नहीं है, ठीक है। 0.75% देना पड़ता था एम्प्लॉय को, तो देने का उनका जरूरत नहीं है। अब सिर्फ एम्प्लॉय जो भी उनका एम्प्लॉयर है ना, एम्प्लॉयर तो एम्प्लॉयर ही 3.25 देता है, ठीक है, उतना ही देगा
3.25 एंड 0.75। वन 176 कर दिया गया इसको। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है द एम्प्लॉयर शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन अंडर ईएसआई एक्ट। एम्प्लॉयर शेयर कितना है कंट्रीब्यूशन अंडर ईएसआई एक्ट में? एम्प्लॉयर का शेयर है 3.25%, 3.25%। ठीक है, यहाँ पे भी अमेंडेड है 3.25%। ठीक है फ्रेंड्स, 3.25%। ठीक है, 3.25%, 3.25% एम्प्लॉयर शेयर करेगा ईएसआई एक्ट में। ईएसआई एक्ट मतलब एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट जो स्कीम है उसके अंदर जो एम्प्लॉयर का जो शेयर होता है जो 3.25% ऑफ सैलरी एंड वेजेस के कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, एम्प्लॉयर का। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है as per the latest amendment under the ESI Act 1948 medical treatment is now available to person under voluntary retirement scheme also। हाँ या ट्रू, दिस इज ट्रू। ठीक है, ट्रू होगा, हाँ ट्रू है। बोलता है क्वेश्चन 11 की एज पर द लेटेस्ट अमेंडमेंट के हिसाब से अंडर ईएसआई एक्ट में जो मेडिकल ट्रीटमेंट है नाउ अवेलेबल टू पर्सन अंडर वॉलंटरी रिटायरमेंट आल्सो। या अगर कोई भी एम्प्लॉई है वो वीआरएस मतलब वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम होता है उसको, मतलब अगर वो वीआरएस भी ले लेता है फिर भी उसको ईएसआई एक्ट का जो भी बेनिफिट है उसको मिलेगा। ठीक है, मेडिकल जो भी मिलता है वो मिलेगा। ट्रू है उसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेशन इन इंडिया इज गवर्न्ड बाय ए ट्रिपिटाइल ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्टिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लेबर मैनेजमेंट एंड गवर्नमेंट। ट्रिपिटाइल, तो इसका आंसर होगा ईएसआई एक्ट। ठीक है, ट्रिपिटाइल ऑर्गेनाइजेशन वो होता है ईएसआई एक्ट के अंदर आता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लेबर लेजिस्लेशन इन इंडिया इज गवर्न्ड बाय ट्रिपिटाइल ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्टिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लेबर मैनेजमेंट एंड गवर्नमेंट। ट्रिपिटाइल ऑर्गेनाइजेशन किसके अंदर आता है? वो आता है ईएसआई मतलब एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के अंदर आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट इज द बेज लिमिट फॉर एम्प्लॉय टू बी कवर्ड अंडर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट एज पर द लेटेस्ट अमेंडमेंट। लेटेस्ट अमेंडमेंट के हिसाब से बताइए कि कौन एम्प्लॉय है जो कि ईएसआई एक्ट के अंदर आएगा, कितना उसका सैलरी रहेगा तो वो ईएसआई एक्ट के अंदर वो आएगा। तो उसका है अमाउंट है 21,000। ठीक है, 21,000। अगर किसी भी एम्प्लॉय का सैलरी 21,000 है या उससे नीचे है तो फिर वो ईएसआई एक्ट के अंदर वो आएगा। तो ठीक है, ईएसआई एक्ट के अंदर आने से उसका बेनिफिट है कि उसका फ्री इलाज हो जाता है और उस समय का जितना दिन वो ऑफिस नहीं जाता तो उसके बदले उसको पैसा भी मिलता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 है कि व्हाट इज द बेज लिमिट फॉर एम्प्लॉय टू बी कवर्ड अंडर द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट एज पर द लेटेस्ट अमेंडमेंट। लेटेस्ट अमेंडमेंट के हिसाब से बताइए कि कितना के एम्प्लॉय का सैलरी होना चाहिए ताकि वो ईएसआई एक्ट के अंदर वो आ सके। तो 21,000 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, 21,000 या उससे नीचे रहेगा तो वो ईएसआई एक्ट के अंदर आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का हो गया ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है एम्प्लॉई शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन अंडर ईएसआई एक्ट। एम्प्लॉय का कितना शेयर होता है? एम्प्लॉय का शेयर होता है 0.75%। ठीक है, एम्प्लॉय का शेयर होता है 0.75%। ठीक है, 0.75%, 0.75%। ठीक है, एम्प्लॉय का शेयर होता है ईएसआई स्कीम मतलब एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम में 0.75% एम्प्लॉय का और एम्प्लॉयर का 3.25। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लेबर लेजिस्लेशन एक्सटेंड सम सॉर्ट ऑफ बेनिफिट टू रिटायर्ड एम्प्लॉय आल्सो। सम सॉर्ट ऑफ बेनिफिट ऑफ रिटायर्ड एम्प्लॉय आल्सो। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट जैसे के ऊपर हम लोग देख चुके हैं ना कि जो मेडिकल फैसिलिटी होता है कोई भी अगर रिटायर हो जाता है उसके बाद भी उसको मिलता है वो ईएसआई एक्ट के अंदर मिलता है। ठीक है, तो फिर से क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके फिर से क्वेश्चन पूछा गया कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लेबर लेजिस्लेशन एक्सटेंड सम सॉर्ट ऑफ बेनिफिट टू रिटायर्ड एम्प्लॉय आल्सो। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के अंदर आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस पेएबल इज स्टेटेड इन
अनएम्प्लॉयमेंट का जो अलाउंस है वो कौन सा एक्ट में मिलता है। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कि बेरोजगारी का जो भी मुआवजा अलाउंस आपको मिलता है वो कौन सा एक्ट के अंदर मिलता है आपको, वो मिलता है आपको ईएसआई एक्ट के अंदर, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 के अंदर मिलता है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस पेबल इज स्टेटेड इन एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, इसका ऑप्शन सी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेबर लेजिस्लेशन वाज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बीपी आधार कार्ड कमेटी रिपोर्ट। बीपी आधार कार्ड कमेटी रिपोर्ट कौन सा एक्ट के अंदर आता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेबर लेजिस्लेशन बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बीपी आधार कार्ड कमेटी रिपोर्ट, वो आता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के अंदर आता है। ठीक है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के अंदर आता है। ठीक है फ्रेंड्स, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, क्वेश्चन नंबर 18 में आ गया। हु इज एन एग्जेम्प्टेड एम्प्लॉय अंडर द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के अंदर कौन एम्प्लॉय को एग्जेम्प्ट किया गया है, मतलब कि उनको जो भी ईएसआई में जो देना पड़ता है ना कंट्रीब्यूशन, वो उनको देना नहीं पड़ेगा। ठीक है, जो एम्प्लॉय देता है ना 0.75% ऑफ सैलरी और वेजेस, वो उसको देने का दरकार नहीं है। कौन ऐसा एम्प्लॉय है जिसको एग्जेम्पशन दिया गया, हु इज एन एग्जेम्प्टेड एम्प्लॉय अंडर ईएसआई एक्ट 1948, एम्प्लॉय हु इज नॉट लायबल अंडर द एक्ट टू पे द एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, इसको ऑप्शन ए होगा। एम्प्लॉय हु इज नॉट लायबल अंडर द एक्ट टू पे द एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए, हु इज एन एग्जेम्प्टेड एम्प्लॉय अंडर द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, तो एम्प्लॉय हु इज नॉट लायबल अंडर द ईएस नॉट लायबल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, जो लायबल नहीं है तो एग्जेम्प्टेड है। ठीक है, 18 हो गया, अब 19 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923, द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1965 एंड द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। जैसे कि देखिए क्वेश्चन ये है ना कि बोला है कि 3 ठो एक्ट है, तो बताइए कि कौन सा एक्ट है जो कि साथ आएगा और कौन सा एक्ट है जो साथ नहीं आएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन को मिसप्रिंट है, समझे, मतलब कि थोड़ा सा क्वेश्चन और टाइप होना चाहिए था, थोड़ा सा टाइप होना छूट गया है, 2-4 अक्षर छूट। ठीक है, तो 2-4 अक्षर आपको बोल देते हैं। द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923, ठीक है, जो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट है 1923 में, ठीक है, जो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट था ना वो 1923 में बना था ये एक्ट। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923। फिर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जो कि 1961 में बना है। ठीक है, यहाँ पे भी थोड़ा सा मिस्टेक है, इसमें भी रेक्टिफाई कर देता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जो कि 1961 में बना है, 1 मिनट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। ठीक है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 में बना है एंड द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। तो ये हो गया कि तीनों जो एक्ट है, तो बताइए कि कौन सा इसमें जो एक्ट है जो साथ आएगा और कौन सा एक्ट है जो अलग आएगा। ठीक है, क्वेश्चन यही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर होगा इफ द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट एंड द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट आर एप्लीकेबल, द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, एकदम सही बात है। अगर वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 और मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 अगर एप्लीकेबल हो जाता है, तो जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट एंड मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट अगर एप्लीकेबल हो गया किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, तो फिर उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। अब लोग मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है, व्हाट इज द कंटेंट ऑफ द शेड्यूल 1 ऑफ द ईएसआई एक्ट 1948। क्या कंटेंट है शेड्यूल 1 में ईएसआई एक्ट के अंदर, बताइए। लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशनल डिसीज, लिस्ट ऑफ इंजुरीज, ये सब है ये नहीं है, कुछ भी नहीं है। नन ऑफ द एबव। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन 20 हो गया। नेक्स्ट मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21।
क्वेश्चन नंबर 21 बोलता है अंडर ESI एक्ट 1948 ए मेंबर ऑफ द कॉर्पोरेशन स्टैंडिंग कमिटी और द मेडिकल काउंसिल शैल सीज टू बी ए मेंबर ऑफ द बॉडी इफ ही फेल्स टू अटेंड। बोलता है कि ESI एक्ट 1948 के अंदर कोई एक मेंबर है स्टैंडिंग कमेटी का या मेडिकल काउंसिल का, वो सीज टू बी मेंबर, कब वो मेंबर नहीं माना जाएगा स्टैंडिंग कमेटी या मेडिकल काउंसिल के अंदर, ठीक है। वो क्या करेगा तो मेंबर नहीं माना जाएगा, मतलब उसको निकाल देगा, ठीक है। कब वो उसको निकाल देगा मतलब उसको मेंबर नहीं माना जाएगा, अगर वो कॉन्सिक्यूटिव 3 मीटिंग नहीं आएगा तो, ठीक है, कॉन्सिक्यूटिव 3 मीटिंग। इफ ही फेल्स टू अटेंड, कि कोई भी अगर एम्प्लॉय, कोई भी अगर मेंबर है स्टैंडिंग कमेटी का हो या मेडिकल काउंसिल का हो, अगर वो तीन कॉन्सिक्यूटिव मीटिंग मतलब 3 मीटिंग लगातार अगर वो अटेंड नहीं किया तो उसे मेंबर नहीं माना जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन है 3 कॉन्सिक्यूटिव मीटिंग अगर नहीं आएगा तो उसको मेंबर नहीं माना जाएगा, ये स्टैंडिंग कमेटी में भी और मेडिकल काउंसिल में भी, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन ए हो गया, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22 which of the following benefit have not been provided under the employee state insurance act 1948। कौन सा बेनिफिट है जो कि प्रोवाइड नहीं किया जाता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 के अंदर, कौन सा बेनिफिट है जो कि प्रोवाइड नहीं किया जाता है ESI एक्ट 1948 के अंदर, तो वो है चिल्ड्रन का अलायंस। चिल्ड्रन का अलायंस प्रोवाइड नहीं किया जाता है इन ESI एक्ट में, ठीक है। जो चिल्ड्रन अलायंस है ना वो प्रोवाइड नहीं किया जाता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 के अंदर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 बोलता है बीच वन ऑफ द फॉलोइंग लेबर लेजिस्लेशन प्रोवाइड्स कंप्रहेंसिव बेनिफिट टू इंडस्ट्रियल वर्कर्स इन इंडिया। इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए कौन सा एक्ट को लाया गया? लेबर लेजिस्लेशन इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए एक्ट लाया गया एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, ठीक है। बीच ऑफ द फ्लोइंग लेबर लेजिस्लेशन प्रोवाइड कंप्रहेंसिव बेनिफिट टू इंडस्ट्रियल वर्कर। इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए जो एक्ट बनाया गया वो एक्ट बनाया गया है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। इंडस्ट्रियल वर्कर का बेनिफिट के लिए एक्ट बनाया गया एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। देखिए इसलिए बनाया गया इंडस्ट्रियल वर्कर का बेनिफिट के लिए क्योंकि इसमें होता है कि कोई भी इंडस्ट्रियल वर्कर है तो उसको कुछ भी अगर दुर्घटना वगैरह हो जाता है तो उसके लिए चाहे आफ्टर रिटायरमेंट आल्सो कुछ कंट्रीब्यूशन जमा करता है, मतलब एम्प्लॉयर भी जमा करता है और एम्प्लॉय भी जमा करता है एक इंश्योरेंस कंपनी के अंदर में और ऐसे प्रीमियम के रूप में, और फिर बाद में उसको रिएम्बर्स करता है एट द टाइम ऑफ डेथ या एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी देता है, ठीक है। तो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट बेनिफिट ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए बनाया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 बोलता है an employer is liable to pay his contribution in respect of every employee and deduct employee contribution from wage bill and shall pay this contribution at the specified rate contribution within 21 days। within 21 days होगा, ठीक है। contribution within 21 days of the last of the calendar month in which the contribution fall due। क्या बोल रहा है ना, एन एम्प्लॉयर इज लायबल टू पे हिज कंट्रीब्यूशन। जो एम्प्लॉयर है वो लायबल होता है अपना कंट्रीब्यूशन पे करने के लिए। एन एम्प्लॉयर इज लायबल टू पे हिज कंट्रीब्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी एम्प्लॉय एंड डिडक्ट एम्प्लॉय contribution from base bill and shall pay this contribution at the specified rate to the corporation within 21 days of the last day of the calendar month in which the contribution fall due, ठीक है। तो इसको मैं बता दूं आपको, यहाँ पे जो 21 डेज लिखा हुआ है इसमें भी अमेंडमेंट आया है। ये अब 21 डेज से बढ़ा करके इसको 42 डेज कर दिया गया, ठीक है। इसको 42 डेज कर दिया गया है। इसको 42 डेज कर दिया गया, ठीक है। 42 डेज मतलब ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि जो एम्प्लॉयर है जो अपना कंट्रीब्यूशन देता है 3.25% ऑफ सैलरी एंड वेजेस, और जो वेजेस काटता है एम्प्लॉय का 0.75%, वो जो जमा करेगा वो महीना का अंत से 42 डेज तक जमा कर देना पड़ेगा, ठीक है। क्या बोलता है, सेल पे दिस कंट्रीब्यूशन एट द स्पेसिफाइड डे रेट टू द कॉर्पोरेशन के, मतलब ESI कॉर्पोरेशन, ठीक है, विथिन 42 डेज ऑफ द लास्ट डे ऑफ द कैलेंडर मंथ, ठीक है। 42 डेज हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे भी अमेंडमेंट है, 42 डेज हो जाएगा।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 का हो जाएगा 42 डेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 बोलता है डिपेंडेंट बेनिफिट पेड एट द रेट ऑफ डैश ऑफ द रेट इन विच द फॉर्म of monthly payment to the dependent of a deceased insured person in case of where death occurred due to employment or injury occupational hazard। ये 90% इसका आंसर होगा। ठीक है, मतलब ये बोलता है कि कोई भी इंप्लॉय का अगर डेथ हो जाता है तो उसको डिपेंडेंट जो भी है उनका मतलब लीगल एयर है, तो जो भी लीगल एयर है तो उनको 90% मिलता है। ठीक है, डिपेंडेंट बेनिफिट पेड एट द रेट ऑफ 90% ऑफ वेजेस in the form of monthly payment to the dependent of a deceased insured person in case where death occurred due to employment injury or occupational hazard। ठीक है, 90% बेसिस मिलता है। ठीक है, डिपेंडेंट बेनिफिट मिलता है जो भी इंश्योर्ड पर्सन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये था 25 का क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा 90%। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 बोलता है इफ एन इंश्योर्ड वुमेन और एन insured person in respect of his wife confident occurs at a place where necessary medical facility under ESI scheme are not available, how much amount shall be payable per case of for two confinement only। इसका आंसर होगा 5000। ठीक है, इसका आंसर होगा 5000। इंश्योर्ड पर्सन और या फिर इंश्योर्ड पर्सन और फिर इंश्योर्ड वुमेन को जो भी जमा करना पड़ता है पैसा, मतलब जो पेमेंट करना होता है पेबल एज पर केस टू कन्फर्मेंट ओनली 5000। ठीक है, 5000 पेमेंट करना पड़ता है, इंश्योर्ड वुमेन हो चाहे इंश्योर्ड पर्सन हो। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन है 5000। नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 बोलता है हाउ मच अमाउंट इज पेबल टू द डिपेंडेंट फॉर फ्यूनरल एक्सपेंसेस। फ्यूनरल एक्सपेंसेस में कितना देना होता है, हाउ मच अमाउंट इज पेबल टू द डिपेंडेंट फॉर फ्यूनरल एक्सपेंसेस। इसका आंसर होगा 15000। ठीक है, इसका आंसर होगा 15000। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर 50000 यहाँ पे इसका ऑप्शन ए कर दीजिए। ठीक है, इसका आंसर होगा 15000। ठीक है, इसका आंसर होगा 15000। हाउ मच अमाउंट इज पेबल टू द डिपेंडेंट फॉर फ्यूनरल एक्सपेंसेस, तो 15000 होता है। फ्यूनरल एक्सपेंसेस के लिए 15000 रुपीज देता है डिपेंडेंट को। ठीक, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ एनी एम्प्लॉय, सर्विस पीरियड में डेथ हो जाता है तो 15000 रुपीज़ देता है कम ऑर्गेनाइजेशन डिपेंडेंट जो भी हैं उनका लीगल एयर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन है 15000। नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 बोलता है मिनिमम वेज लिमिट फॉर फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन, मिनिमम वेज लिमिट है फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन का फॉर अवेलिंग ESI स्कीम ESIC बेनिफिट। मिनिमम वेज लिमिट कितना है फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन का? ऐसे तो नॉर्मली 21000 है, बट फिजिकली जो भी डिसेबल पर्सन है तो उनके लिए जो लिमिट रखा गया है वो 25000 रुपीज 25000 रखा गया है। ठीक है, 25000। कोई भी अगर फिजिकली डिसेबल पर्सन है तो उसका सैलरी या वेजेस 25000 तक है, 25000 तक, तो फिर वो ESI स्कीम के अंदर आ जाएगा। ठीक है, और उसको ESI स्कीम का जो भी फायदा मिलता है वो उसको मिलेगा। ठीक है, नॉर्मली 21000 है, बट फिजिकली डिसेबल पर्सन के लिए 25000 है। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है मैटरनिटी बेनिफिट फॉर कॉन्फिडेंट एंड प्रेगनेंसी इज पेबल फॉर 3 months विच इज एक्सटेंसिबल बाय फर्दर 1 month और ऑन मेडिकल एडवाइस एट द रेट ऑफ फुल बेज सब्जेक्ट टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ 70 days, contribution of 70 days in the preceding year। ठीक है, contribution of 70 days in the preceding year। मतलब ये बोलता है कि उसको कम से कम 70 डेज काम करना पड़ेगा प्रीसीडिंग ईयर, मतलब पिछले 12 महीना। मैटरनिटी बेनिफिट फॉर कंफिडेंट एंड प्रेगनेंसी इज पेबल फॉर 3 months विच इज एक्सटेंसिबल by further 1 month and medical advice at the rate of full wage subject to the contributions। मतलब मैटरनिटी बेनिफिट उनको तभी मिलेगा जब वो कम से कम 70 दिन काम करना पड़ेगा उस एम्प्लॉय को लास्ट 12 महीना में। ठीक है, लास्ट 12 महीना में अगर वो 70 दिन अगर काम कर लिए हैं तो फिर उनको मैटरनिटी का जो भी बेनिफिट मिलता है या प्रेगनेंसी का जो भी बेनिफिट मिलता है उनको मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन बी हो जाएगा 70 डेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है इनहैंस्ड सिकनेस बेनिफिट इक्वल टू फुल बेज इज पेबल टू इंश्योर्ड पर्सन अंडरगोइंग स्टेरिलाइजेशन फॉर डैश
days फॉर मेल एंड dash फॉर फीमेल। तो है 7 days फॉर मेल एंड 14 days फॉर फीमेल वर्कर। ठीक है। इनहेंस सिकनेस बेनिफिट इक्वल टू फुल बेज पेबल। इनहेंस सिकनेस बेनिफिट फुल बेज मिलेगा। इनहेंस सिकनेस बेनिफिट इक्वल टू फुल बेज पेबल इंश्योर्ड पर्सन, कोई भी इंश्योर्ड पर्सन है अंडरगोइंग स्टेलाइजेशन, इलाज चल रहा है, फॉर 7 days फॉर मेल। मेल को 7 days का सैलरी मिलेगा अगर वो इलाज उसका चल रहा है तो, एंड 7 days फॉर मेल एंड 14 दिन मिलेगा फीमेल वर्कर को। ठीक है। अगर उसको जॉब अगर वो जॉब कर रहा है ना कहीं पे, सपोज वो बीमार पड़ गया तो किसी भी हॉस्पिटल में वो इलाज करवा रहा है एक ईएसआई स्कीम के हिसाब से, तो उसको तो ईएसआई स्कीम के हिसाब से उसको जितना भी जो पेमेंट होता है मेडिकल बेनिफिट तो वो तो मिलता ही है। मतलब मेडिकल फैसिलिटी जो भी मिलता है, जो भी कॉस्ट लगता है वो तो ऑर्गेनाइजेशन देता ही है। मतलब उसी के लिए तो ईएसआई स्कीम बनाया गया है। ठीक है। उसके बाद जितना भी उसका सैलरी बेस बनता है वो भी उसको मिलेगा। मेल एम्प्लॉय को 7 days का सैलरी मिलेगा अगर वो काम नहीं करता है फिर भी, और फीमेल एम्प्लॉय को 14 days का सैलरी मिलेगा अगर वो काम नहीं करती है फिर भी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन ए हो गया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, इन एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट इज एक्सटेंसेबल अप टू 2 years in case of 34 malignant and long term disease at the enhanced rate of dash percentage of wages। इसका हो जाएगा 80%। ठीक है। इसका हो जाएगा आंसर 80%। 80% एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट। ठीक है। इज एक्सटेंडेड अप टू 2 year। ठीक है। अगर बहुत बड़ा बीमारी है और एक्सटेंड हो गया, 2 साल तक बीमारी लग गया, इन केस ऑफ 34 मेलिग्नेंट एंड लॉन्ग टर्म डिसीज है एट द इनहेंस्ड रेट ऑफ 80% ऑफ वेजेस, उसको 80% ऑफ वेजेस मिल जाएगा। अगर लॉन्ग टर्म अगर उसका बड़ा बीमारी हो गया तो फिर उसको 80% ऑफ जितना भी वेजेस बनता है वो उसको मिल जाएगा। ठीक है। 80% ऑफ वेजेस। क्वेश्चन नंबर 32 में आता है। क्वेश्चन नंबर 32 बोलता है इन ऑर्डर टू क्वालिफाई फॉर सिकनेस बेनिफिट, बताइए कि इन ऑर्डर टू क्वालिफाई फॉर सिकनेस बेनिफिट द इंश्योर्ड वर्कर इज रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट फॉर डैश नंबर ऑफ डेज इन कंट्रीब्यूशन पीरियड ऑफ 6 months। तो इसका आंसर हो जाएगा 78 days। ठीक है। 78 days इन ऑर्डर टू क्वालिफाई फॉर सिकनेस बेनिफिट के हिसाब से देखिए तो इंश्योर्ड वर्कर इज रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट, जो इंश्योर्ड वर्कर है उसको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, इंश्योर्ड टू कंट्रीब्यूट फॉर 78 days जमा करना पड़ेगा इन ए कंट्रीब्यूशन फॉर ए पीरियड ऑफ 6 months। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन हो जाएगा 78 days। नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 बोलता है सिकनेस बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ कैश कंपनसेशन एट द रेट ऑफ 70% of wages is payable to insured worker during the period of certified sickness for a maximum of 91 days in a year। ठीक है फ्रेंड्स। 91 days in a year। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन बी 91 days होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है मेडिकल केयर इज प्रोवाइडेड टू रिटायर्ड एंड परमानेंटली डिसेबल्ड इंश्योर्ड पर्सन एंड देयर रिस्पॉन्स ऑन पेमेंट ऑफ टोकन एंड एनुअल प्रीमियम ऑफ 120। ठीक है। 120 होगा। मेडिकल केयर इज प्रोवाइडेड टू रिटायर्ड एंड परमानेंटली डिसेबल्ड, मतलब मेडिकल केयर कराया जाता है कोई भी रिटायर एम्प्लॉय है या फिजिकली या फिर परमानेंटली डिसेबल्ड है, परमानेंटली डिसेबल्ड इंश्योर्ड पर्सन है एंड देयर स्पॉन्स ऑन पेमेंट ऑफ टोकन एनुअल प्रीमियम 120 रुपया एनुअल प्रीमियम लगेगा। एनुअल प्रीमियम लगता है 120 रुपया और तो फिर उसको फ्री इलाज किया जाता है। कोई भी एक रिटायर्ड एम्प्लॉय है और परमानेंटली डिसेबल है या फिर नहीं तो उसको भी और उसका स्पाउस को भी। ठीक है। उसको बट उसको पेमेंट करना पड़ेगा ऑन पेमेंट ऑफ टोकन एनुअल प्रीमियम उसको देना पड़ता है 120 रुपीज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 का हो जाएगा ऑप्शन सी 120 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 बोलता है द स्टेट गवर्नमेंट एज पर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट द कंट्रीब्यूट 1/8 ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ मेडिकल बेनिफिट विथिन एज पर द पर कैपिटा सीलिंग 1500 पर इंश्योर्ड पर्सन पर एनम। ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट एज पर द प्रोविजन ऑफ एक्ट कंट्रीब्यूट करता है 1/8 ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ मेडिकल बेनिफिट विथिन पर कैपिटा सीलिंग ऑफ 1500 रुपया पर इंश्योर्ड पर्सन पर एनम। ठीक है फ्रेंड्स। पर इंश्योर्ड पर्सन पर एनम 1500 डी का 1500 मतलब क्वेश्चन नंबर 35 का डी 1500। नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 बोलता है द एम्प्लॉय वेलफेयर फैसिलिटी अवेलेबल आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन आर कॉल्ड।
एम्प्लॉई वेलफेयर फैसिलिटी अवेलेबल आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन आर कॉल्ड, एम्प्लॉई का जो वेलफेयर फैसिलिटी है उसको क्या बोला जाता है? एक्स्ट्रा मोरल फैसिलिटी। द एम्प्लॉई वेलफेयर फैसिलिटी अवेलेबल आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन आर कॉल्ड एक्स्ट्रा मोरल फैसिलिटी। ठीक है, एक्स्ट्रा मोरल फैसिलिटी। क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन है एक्स्ट्रा मोरल फैसिलिटी। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 है द एम्प्लॉई वेलफेयर फैसिलिटी अवेलेबल इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन आर कॉल्ड, इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन आर कॉल्ड वेलफेयर फैसिलिटी को बोला जाता है इंट्रा मोरल फैसिलिटी, इंट्रा मोरल फैसिलिटी। यहाँ पे था कि एम्प्लॉय वेलफेयर फैसिलिटी अवेलेबल आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन को एक्स्ट्रा मोरल फैसिलिटी, यहाँ पे है इन मतलब कि विथिन मतलब कि द एम्प्लॉय वेलफेयर फैसिलिटी अवेलेबल इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन, इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन में इंट्रा मोरल फैसिलिटी। क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन है इंट्रा मोरल फैसिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है हु अमंग द फॉलोइंग हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एम्प्लॉय वेलफेयर, कौन है जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी है एम्प्लॉय वेलफेयर का? हु अमंग द फॉलोइंग हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एम्प्लॉय वेलफेयर, तो वो है स्टेट गवर्नमेंट भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, एम्प्लॉयर भी है। ठीक है, सबको ना चिंता होता है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। स्टेट गवर्नमेंट की भी होता है कि अपना जो भी स्टेट का जो भी पर्सन है उसके ख्याल रखे, और सेंट्रल गवर्नमेंट का तो होता ही है क्योंकि वो तो पूरा सबका हेड है। फिर एम्प्लॉयर का भी होता है जिसके अंदर वो कोई भी एम्प्लॉय काम करता है तो उसको भी दायित्व बनता है कि वो अपना एम्प्लॉय को अच्छा सा ख्याल रखे। इसके लिए ही तो ESI स्कीम बनाया गया, जिससे कि होगा कुछ भी अगर दुर्घटना हो जाता है या फिर बीमार हो जाता है, सिकनेस हो जाता है, तो फिर उसके लिए इलाज के लिए का पैसा जमा रहता है, तो इजिली सब काम हो जाता है। ठीक है, सब ठीक से हो जाता है। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है एम्प्लॉय वेलफेयर के लिए। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट की भी होता है एम्प्लॉय वेलफेयर के लिए, और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट भी होता है, एम्प्लॉयर भी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 38 का हो जाएगा सभी, मतलब ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 बोलता है एन इंसिलेशन टू डू समथिंग गुड फॉर अदर्स कैन इन्फ्लुएंस द एम्प्लॉयर टू अंडरटेक वेलफेयर फैसिलिटी, दिस इज अजम्पशन इज कॉल्ड, इसको अजम्पशन को पॉलिसिंग थ्योरी बोला जाएगा। इसको अच्छा है, इसको बेलोवेंस थ्योरी। ठीक है फ्रेंड्स, 1 मिनट, इससे बोला जाएगा बेलोवेंस थ्योरी। बेनोवोलेंस थ्योरी। ठीक है, बेनोवोलेंस थ्योरी। An installation to do something good for others can influence the employer to undertake welfare facility. This is the assumption of the benevolence theory. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 39 का बेनोवोलेंस थ्योरी हो जाएगा, ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है इन द एब्सेंस ऑफ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, इन द एब्सेंस ऑफ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट द एम्प्लॉयर में नोट प्रोवाइड इवन द बेसिक फैसिलिटी टू द एम्प्लॉय, दिस इज द बेसिक अजम्पशन ऑफ, इसको बोला जाता है पॉलिसिंग थ्योरी। ठीक है, इसको बोला जाएगा पॉलिसिंग थ्योरी। ठीक है, पॉलिसिंग थ्योरी इसको बोला जाएगा। 1 मिनट, इसको मुझे इरेज करना पड़ेगा। पॉलिसिंग थ्योरी क्या था क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट द एम्प्लॉयर में नोट प्रोवाइड इवन द बेसिक फैसिलिटी टू द एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर इवन बेसिक फैसिलिटी भी नहीं प्रोवाइड करता है अपने एम्प्लॉयर को, तो वो बेसिक एम्प्लॉयर को क्या बोला जाएगा? उससे बोला जाता है पॉलिसिंग थ्योरी। पॉलिसिंग थ्योरी क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन भी पॉलिसिंग थ्योरी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 41 है क्वेश्चन 41 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट हैव नॉट बीन प्रोवाइडेड अंडर ESI एक्ट 1948, विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट हैव नॉट बीन प्रोवाइडेड अंडर ESI एक्ट। ESI एक्ट एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के अंदर कौन सा बेनिफिट प्रोवाइड नहीं किया जाता है? तो वो है चिल्ड्रेन का अलाउंस। चिल्ड्रेन अलाउंस प्रोवाइड नहीं किया जाता ESI एक्ट के अंदर। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 के अंदर चिल्ड्रेन का अलाउंस प्रोवाइड नहीं किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 बोलता है अंडर ESI एक्ट 1948 ए मेंबर ऑफ द कॉर्पोरेशन स्टैंडिंग कमेटी और द मेडिकल फैसिलिटी काउंसिल शैल सीज टू बी मेंबर ऑफ द बॉडी इफ ही फेल्स टू अटेंड। बताइए, क्वेश्चन बोल रहा है
कि ईएसआई एक्ट के अंदर कोई भी स्टैंडिंग कमेटी हो या मेडिकल काउंसिल हो, मेंबर कब नहीं माना जाएगा, जो मेंबर है उसका मेंबरशिप कैंसिल कर दिया जाएगा अगर वो कॉन्सिक्यूटिव 3 मीटिंग अटेंड नहीं करता है, नहीं करेगा ना। कॉन्सिक्यूटिव 3 मीटिंग मतलब 3 मीटिंग लगातार वो अटेंड नहीं करता है कोई भी एक मेंबर स्टैंडिंग कमेटी का या मेडिकल काउंसिल का, तो उसका मेंबरशिप कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 बोलता है व्हाट इज द कंटेंट ऑफ द शेड्यूल 1 ऑफ द ईएसआई एक्ट 1948। लिस्ट ऑफ एनसीडी ए भी नहीं होता, लिस्ट ऑफ एनसीडी ड्यू टू रिजल्ट ए भी नहीं होता है, लिस्ट ऑफ पर्सनल, इसका नन ऑफ द अबव। ठीक है फ्रेंड्स, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 बोलता है द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923, द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। ठीक है, 1 मिनट, आई विल रेक्टिफाई इट। ठीक है, व्हाट हैपेंड, ये 1961 होगा। ठीक है, 1961 द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923, द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 एंड द एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 तो टुगेदर कैन बी एप्लीकेबल। तो बताइए कि ये जो तीनों जो एक्ट है वो टुगेदर एप्लीकेबल होगा? नहीं, टुगेदर एप्लीकेबल नहीं होगा। वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट और मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट एप्लीकेबल होगा और एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट एंड द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट आर एप्लीकेबल। ठीक है, ये दोनों एप्लीकेबल होगा, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट और मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट एप्लीकेबल होगा, और जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट जो भी है और ये वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट और फिर जो मैटरनिटी बेनिफिट है ना, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट वो एप्लीकेबल होगा, और उसके बाद जो ईएसआई एक्ट है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, वो एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 बोलता है हु इज एन एग्जेम्प्टेड एम्प्लॉय अंडर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के अंदर एग्जेम्प्टेड एम्प्लॉय किसको बोला जाता है? एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के अंदर एग्जेम्प्टेड एम्प्लॉय उस एम्प्लॉय को बोला जाता है जिसको की कंट्रीब्यूशन देने का दरकार नहीं है, जो 0.75% देना पड़ता है ना एम्प्लॉय को अपना कंट्रीब्यूशन सैलरी वेजेस का ईएसआई स्कीम के अंदर, तो उसको देने का दरकार नहीं होता है, तो उसको ही एग्जेम्प्टेड एम्प्लॉय बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, एम्प्लॉय हु इज नॉट लायबल अंडर द एक्ट टू पे द एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, उसको पैसा देने का दरकार नहीं होता कंट्रीब्यूशन ईएसआई स्कीम में, तो फिर इसीलिए उसको एग्जेम्प्टेड एम्प्लॉय बोला जाता है ईएसआई स्कीम मतलब ईएसआई एक्ट के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 45 हो गया, क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 which of the following legislation was based on the recommendation of the बीपी आधार कार्ड कमेटी रिपोर्ट। बीपी आधार कार्ड कमेटी रिपोर्ट के अंदर कौन सा एक्ट है? इसका ये एक्ट है एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 है, जो कि बीपी आधार कार्ड कमेटी रिपोर्ट के अंदर आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन डी, एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 बोलता है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस पेबल इज स्टेटेड इन। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है ना, जो वो पेबल होता है, कौन सा एक्ट के अंदर एम्प्लॉय को अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलता है? कौन सा एक्ट है ऐसा? तो वो है एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 है। इसमें होता है कि कोई भी अगर एम्प्लॉय है वो अनएम्प्लॉयड रहता है तो उसके बदले जो उसको अलाउंस मिलता है वो एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 के अंदर उसको मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन ए हो जाएगा एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 हो गया। क्वेश्चन 48 है कि which of the following legislation extends some sort of the benefit to retired employee also। रिटायर्ड एम्प्लॉय also को मतलब जो रिटायर्ड एम्प्लॉय होता है ना, उसके बाद भी वो कुछ प्रीमियम देता है ना, तो फिर उसको जो ईएसआई स्कीम का जो भी बेनिफिट है उसको मिलते रहता है। तो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 के अंदर ही रिटायर्ड एम्प्लॉय को बेनिफिट मिलता है। क्वेश्चन क्या था? which of the following legislation extends some sort of benefit to retired employee also। रिटायर्ड एम्प्लॉय also को मतलब रिटायर्ड एम्प्लॉय को भी बेनिफिट मिलता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 48 था। क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन सी था, सी होगा आंसर, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 बोलता है एम्प्लॉय शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन अंडर ईएसआई एक्ट। एम्प्लॉय का जो शेयर होता है ईएसआई एक्ट में वो होता है 0.75%। 0.75% होता है वो एम्प्लॉय का शेयर होता है सैलरी एंड वेजेस का। ठीक है, 0.75% ऑफ सैलरी एंड वेजेस कंट्रीब्यूट करता है एम्प्लॉय। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 49 का हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है व्हाट इज द बेज लिमिट फॉर एम्प्लॉय
टू बी कवर्ड अंडर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट एज पर द लेटेस्ट अमेंडमेंट। लेटेस्ट अमेंडमेंट के हिसाब से बताइए कि एम्प्लॉय का कितना सैलरी होगा, तो वो ईएसआई एक्ट, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 के अंदर आएगा। तो सैलरी अभी जो लेटेस्ट है वो 21,000 है, 21,000 या इससे नीचे कोई भी एम्प्लॉय का सैलरी है तो वो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के अंदर आएगा। ठीक है, तो ये हो गया नॉर्मल पर्सन के लिए। अगर कोई फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन है तो उसका अगर सैलरी बेसिस से अगर 25,000 या उससे नीचे है तो फिर भी वो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के अंदर वो आ जाएगा। ठीक है, और जितने भी बेनिफिट है वो एलिजिबल है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल द बेनिफिट। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 तक व्हाट इज द बेज लिमिट फॉर एम्प्लॉय टू बी कवर्ड अंडर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट एज पर लेटेस्ट अमेंडमेंट के हिसाब से। लेटेस्ट अमेंडमेंट के हिसाब से 21,000 है, तो फिर वो ईएसआई स्कीम के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन डी हो गया 21,000 पर मंथ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया अभी का वीडियो। तो सुपर फास्ट, इतना फास्ट आपको कोई भी 50 एमसीक्यू नहीं बताएगा विथ एक्सप्लेनेशन। यूट्यूब पे सब बकवास करते हैं, यूट्यूब पर आकर के कोई भी आपको 2 एमसीक्यू बताएगा और बकवास करेगा। मेरा आप देखिएगा एमसीक्यू सिर्फ नहीं बताया, मैं आपको एमसीक्यू के साथ साथ मैं टोटल एमसीक्यू का विथ एक्सप्लेनेशन डिस्कस किया हूँ, विथ एक्सप्लेनेशन विथ ऑल एमसीक्यू। ऐसा मैं ही बता रहा हूँ, बहुत ही कम लोग होंगे यूट्यूब पे कि आपको विथ एक्सप्लेनेशन एमसीक्यू डिस्कस करते होंगे। सिर्फ आपको पहले तो सिर्फ आप बहुत लोग हैं तो सिर्फ ऑप्शन बता देते हैं, बट विथ एक्सप्लेनेशन जाने से आपको यह होगा कि आंसर आपको ए भी आ जाएगा कि आंसर क्या होगा। उसके बाद आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितना भी प्रोविजन बनता है वो भी अगर आपको आ जाता है तो क्वेश्चन तो कुछ भी बन सकता है ना। तो इसलिए आपको एक्ट अच्छा से आना चाहिए, हर एक एक्ट आपको अच्छा से आना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं बट आपको पूरी पकड़ होना चाहिए उस एक्ट के, जो भी एक्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, तो आज था हम लोग का एक्ट पढ़ रहे थे एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। तो इसी तरह से वीडियो को थोड़ा सा प्यार बढ़ाइए, मतलब प्यार बढ़ाइए मतलब क्या होता है कि वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है और पीडीएफ बनाना होता है, फिर रिकॉर्ड करना होता है। और थोड़ा सा अपने दोस्त लोग के साथ शेयर कर दीजिए, जो लोग को पता नहीं है मेरे चैनल के बारे में उन लोग को शेयर करिए, तभी तो उन लोग भी जानेंगे मेरे बारे में कि हाँ एक और चैनल है मेरे यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, क्योंकि मैं तो अभी नया नहीं हूँ ना यूट्यूब चैनल पे, तो बहुत लोग अवेयर नहीं है मेरे चैनल से रिलेटेड कि मेरे चैनल पे क्या क्या अपलोड होता है। मेरे चैनल पे आप लोगों के लिए जितना भी सीएमए से रिलेटेड फ्रॉम फाउंडेशन टू फाइनल ऑल द पेपर्स मैं अपलोड करता हूँ, मैं ही टीच करता हूँ फॉर ऑल द पेपर्स, पढ़ाता भी, उसके साथ साथ एमसीक्यू भी हर एक चैप्टर्स वाइज एमसीक्यू भी देता हूँ। ठीक है, उसके साथ साथ मैं सीएमए से रिलेटेड जितना भी चल रहा है मार्केट में हर एक चीज मैं प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, नोटिफिकेशन से रिलेटेड हर चीज। उसके बाद जो भी मार्केट में जॉब वगैरह चलता है कि ये कौन सा क्या वैकेंसी है, कौन सी कंपनी वैकेंसी है, तो मैं जॉब अपडेट भी आप लोग को देता ही रहता हूँ। तो और क्या चाहिए, एक चैनल पे आपको सब चीज मिलता है। ठीक है फ्रेंड, तो इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके लिए कुछ नहीं है। तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेनिफिट उठाएं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो यहाँ तक रखते हैं। वीडियो थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा और थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, ठीक है, तो आज धन्यवाद, थैंक यू।